कानपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कहा गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुवादी हैं, भारत को बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर धाम पर 151 कन्याओं का विवाह। गाजियाबाद में मौलवी सरफराज गिरफ्तार, भूत प्रेत उतारने के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाता था। महिला का भूत प्रेत उतारने के नाम पर ब्रेन वॉश किया, 8 साल से कर रहा था झाड़ फूंक का कार्य। हरदोई में सुहागरात पर 2 दुल्हन बहनें ससुराल से फरार, 2 भाइयों से हुई थी शादी, नशीली खीर खिलाई, जेवर कैशर पूरे परिवार के लेकर भागी मोबाइल। मोतिहारी में घर में आग लगने से 7 लोग झुलसे, 3 लोगों की मौत, अन्य का उपचार अस्पताल में जारी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में लगी। काठमांडू से मोतिहारी आया था परिवार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। देखिए, खबर यूपी से है, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कानपुर के अशोकनगर पहुंचे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की झलक पाने के लिए हजारों भक्त यहां पर जमा हुए। इसके साथ ही इस दौरान शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गर्व से कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं। उन्होंने यह भी कहा, आप सभी बागेश्वर बालाजी आइए, आपको निमंत्रण है। और 1 मार्च से 8 मार्च तक वहां यज्ञ है। बागेश्वर धाम पर 151 कन्याओं का विवाह है, तो सबको निमंत्रण है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सब हिंदू एक होंगे। उन्होंने हलाल प्रमाणित उत्पादन पर रोक को सहित ठहराया है और ऐसे में ये भी आपको बता दें कि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इसका विरोध करने वाले रावण के खानदानी हैं। पवन तनय आश्रम दर्शन करने आए, उस कथा के मुख्य यजमान हमारे सुनील शुक्ला जी के घर पर निवास पर आए हैं। सभी कानपुर में रहने वाले लोगों से एक ही प्रार्थना है, हम सब हिंदू एक हों, चाहे पंथ अनेक हों, और भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सब हिंदू एक हों। ये विरोध करने वाले रावण के खानदान के हैं, इनकी ठठरी बारो। हिंदुओं के देश में रामायण नहीं पढ़ाई जाएगी, हिंदुस्तान में राम के राष्ट्र में अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई? रुक करेंगे अगली खबर की और। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए मौलवी का नाम सरफराज है। आरोपी मौलवी सरफराज पर आरोप है कि वह लोगों का भूत प्रेत उतारने के नाम पर उन्हें इस्लाम धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता था, दबाव बनाता था। दरअसल आरोपी मौलवी का पर्दाफाश तब हुआ जब मौलवी सरफराज ने शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रही एक महिला का धर्म परिवर्तन कर ब्रेन वॉश कर दिया, जिसके बाद हिंदू महिला का व्यवहार बदल गया। वे अपने परिवार पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगी, जिसके बाद महिला के बेटे अक्षय श्रीवास्तव ने आरोपी मौलवी के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला के बेटे अक्षय श्रीवास्तव की शिकायत के अनुसार महिला आरोपी मौलवी के पास शारीरिक और मानसिक परेशानियों का इलाज कराने के लिए गई थी, लेकिन मौलवी ने उसका इस्लाम धर्म अपनाने को उस महिला को ब्रेन वॉश किया, उस महिला पर दबाव बनाया। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि वह लोगों को इस्लाम धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है। आरोपी मौलवी 8 साल से इलाके में झाड़ फूंक कर और भूत प्रेत उतारने के नाम पर धर्म परिवर्तन करता आ रहा है। कल दिनांक 23 नवंबर को थाना नंदगांव में वादी अक्षय श्रीवास्तव ने एक एप्लीकेशन दी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी माता श्रीमती मीनू का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, जिसको लेकर वह मोटा में स्थित मौलवी सरफराज के यहाँ झाड़ फूंक उपचार के लिए ले गए। वहाँ मौलवी सरफराज द्वारा उनकी माता से कहा कि यदि वह हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाएंगी तभी उनका इलाज बेहतर हो सकेगा। इस क्रम में वादी के पूरे परिवार ने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाया। एप्लीकेशन प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मौलवी सरफराज को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है।
द्रष्टव्य है कि मौलवी सरफराज के ऊपर पूर्व में भी 420 के अभियोग पंजीकृत है। तेलंगाना के संत नगर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। लेकिन कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी ये नया भारत है, ये सुरक्षा भी देता है तो सम्मान भी देता है, ये विकास भी कराता है तो गरीब कल्याण भी कराता है। और ये बहनों, जो अव्यवस्था, जो अराजकता आज तेलंगाना राज्य में है, 2017 के पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में नहीं थी, तब यूपी में भी ऐसी स्थिति थी और दूसरे दिन वहां दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, लूट खसोट थी, अराजकता थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, भाई भतीजावाद चरम पर था। और यो बहनों, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार यूपी में बनी और आपने देखा होगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, यूपी में हमने सरप्लस राज्य बना दिया है, रेवेन्यू सरप्लस राज्य। भैया बहनों, यूपी में माफियागिरी नहीं होती है, यूपी के अंदर पेशेवर गुंडा और माफियाओं के ऊपर गुंडागर्दी कैसे चलता है, और यही नहीं, डबल इंजन सरकार का लाभ आपने देखा होगा। रजाकारों और निजाम से मुक्ति के दिवस को MIM के दबाव में आकर के BRS की सरकार यहां नहीं होने देती, लेकिन यूपी में 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण इसीलिए मैं आपके पास आया अपील करने के लिए। आपने जो ये उत्साह दिखाया है श्री मेरी शशिधर रेड्डी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, आपसे अपील करता हूं कि यहां पर 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। भाइयों बहनों, चुनाव में चाहे वह BRS हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह MIM हो, ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये भ्रष्टाचार पैदा करते हैं, ये लोग अराजकता पैदा करते हैं, ये लोग गुंडागर्दी और माफियागिरी पैदा करते हैं। इसका विकल्प और इसका जवाब एक ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हुआ है, ऐसे तेलंगाना के अंदर यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, उनके हितों के लिए कार्य करने वाली एक डबल इंजन की सरकार चाहिए। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की बीजेपी सरकार के समर्थन में, CM शशिधर रेड्डी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर आप सबका आह्वान करते हुए आप सभी से मैं अपील करता हूं कि आप CM शशिधर रेड्डी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपका आह्वान करता हूं भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में रामलला, मुझे बताइए भाइयों बहनों, कांग्रेस में तो यहां इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर
उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लूट का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर दो दुल्हनों ने दो सगे भाइयों के साथ विवाह किया और सुहागरात से पहले खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। साथ ही नकदी और जेवर लेकर दोनों बहनें फरार हो गई। शादी के लिए दोनों सगे भाई का रिश्ता एक दलाल के जरिए दोनों लड़कियों से तय हुआ था और इसके लिए दोनों ने दलाल को 80,000 रुपए दिए थे। दरअसल हरदोई जिले के टाडियावा में ग्राम भड़ायल में रहने वाले नरेश पाल के दो बेटे प्रदीप और कुलदीप का विवाह दोनों बहनों के साथ तय हुआ था। इस दौरान शादी को लेकर इकबाल नाम के एक शख्स के संपर्क में आया। इकबाल ने दोनों भाइयों की शादी के लिए 80,000 रुपए मांगे। इसके बाद सीतापुर बस अड्डे पर लड़कियों को भी दिखाया और शादी के लिए तैयार हो गए। दो सगे भाइयों से शादी करने के बाद दूसरे दिन ससुरालियों को खीर में नशीला पदार्थ खिलाकर सुला दिया और फिर नकदी, जेवर और परिवार के मोबाइल लेकर दुल्हनें फरार हो गई। पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर दोनों दुल्हनों व शादी कराने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जो जांच पड़ताल है वो भी चल रही है। मैं दुर्गेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई, थाना टडियावा के ग्राम भड़ायल का ये मामला है। प्रदीप सिंह है, पुत्र श्री राजकुमार सिंह। इन्होंने थाने पे प्रार्थना पत्र दिया है कि इनकी शादी और इनके भाई कुलदीप की शादी कल दिनांक 22/11/2023 को राजकुमार, जो कि थाना लहरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जनपद सीतापुर के, इन्होंने कराई थी। और शादी में इनका ये भी आरोप है कि 80,000 रुपये भी लिए थे। शादी करने के बाद ये लोग रात में घर पे आए और सो रहे थे और जो जिससे शादी किए थे वो दोनों लड़कियां इनके घर से सामान, जेवर, कपड़े और मोबाइल लेके। बात करते हैं मोदी नगर की, जहां थाना क्षेत्र के एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। मोदी नगर की नंदनगरी कॉलोनी में एक दबंग द्वारा घर के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला को खींचकर सड़क पर पटक दिया जाता है और उसके बाद महिला को लात घूंसों से वो शख्स पीटने भी लगता है। पास खड़ा युवक महिला को बचाने की कोशिश भी करता है, प्रयास करता है, तभी दबंग पास पड़ी ईंट लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन साथ खड़ा युवक दबंग को पकड़ लेता है। इस दौरान महिला सड़क से उठकर घर में चली जाती है और अंदर से दरवाजा लगाकर अपनी जान बचा लेती है। वीडियो क्षेत्र में वायरल होने के बाद मोदी नगर पुलिस तुरंत हरकत में आई और महिला के साथ बर्बरता करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और कार्रवाई आगे की जा रही है। दिनांक 31 नवंबर 2023 को श्री सुरेश चंद्र, जो कि नंदनगरी थाना मोदी नगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाने पर आकर यह सूचना दी गई कि एक उनके मोहल्ले के व्यक्ति ने ही उनकी पत्नी के साथ मारपीट की है। उनकी तहरीर के आधार पर थाना मोदी नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। खबर यूपी के बरेली से है, जहां रामगंगा चौबारी मेले का विधि विधान के साथ शुभारंभ किया गया। इस मौके पर हवन पूजन किया गया, साथ ही जिसमें डीएम रविंद्र कुमार, भाजपा विधायक राघवेंद्र शर्मा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीएम ने मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया, तो वहीं सुरक्षा को लेकर मेला और आसपास पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है और रामगंगा नदी किनारे पीएसी के गोताखोर है वो भी लगाए गए हैं। साथ ही डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि मेला 23 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। दरअसल रामगंगा चौबारी, ऐसे में चौबारी जो मेला लगा हुआ है उस स्थल पर जाकर डीएम ने विधिवत हवन पूजन कर तथा फीता काटकर व कबूतर उड़ाकर मेले का शुभारंभ किया और मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया और संबंधित विभागों को निर्देश भी यहां पर दिए गए कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मेले में आए हुए लोगों को दी जाए। घाट पे विशेष है कि वहाँ पे पानी है, गहरा पानी है, तो वहाँ पे गहरे पानी की तरफ वार्निंग साइन, रस्सी लगाया जाएगा। ठीक है, लोगों को गोताखोर हमेशा रेडी रहेगा, बैरिकेडिंग करवाई जाएगी। खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में एक आवासीय घर में आग लगने से 7 लोग झुलस गए। इनमें से 3 की मौत हो गई, तो वहीं 4 लोगों की जो हालात है गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर अग्निमिशन दस्ता और पुलिस की टीम पहुंची। किसी तरह घर में बंद लोगों को बाहर निकाला जा सका और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस के मुताबिक परनहिया चौक निवासी सुबोध पंडित अपने परिवार के साथ बीती रात घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर सोए थे। सुबह में मॉर्निंग वॉक को
निकले लोगों ने घर से धुआं उठता देखा तो शोर मचाया। इस दौरान घर में एक आग है वो पूरी तरीके से फैल चुकी थी। तभी अग्निमिशन की टीम वहां पहुंची और घर के अंदर फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया गया। इसी दौरान घर के मालिक सुबोध पंडित ने छत से नीचे छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों की मदद से छत के रास्ते फंसे लोगों को किसी तरह बाहर सुरक्षित निकाला गया। उन्हें स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। खबर कर्नाटक के बेलगांव से है, जहां उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों की बड़ी कामयाबी उनको हाथ लगी है और 25 लाख रुपए की अवैध शराब की जब्त यहां पर की गई है। दरअसल उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने ट्रक के कंटेनर में कंपार्टमेंट बनाकर शराब तस्करी नेटवर्क का पता किया है और ऐसे में कंटेनर में 5 जगह में कंपार्टमेंट बनाए थे ताकि एक शटर लगाया जाए तो कंपार्टमेंट के बारे में किसी को कोई संदेह ना हो। तो वहीं ड्राइवर के पास शटर ओपन जैक मिला है और एक्साइज इंस्पेक्टर बाला गोड़ा पाटिल के नेतृत्व में निरीक्षण हुआ, तभी कंपार्टमेंट के बारे में पता लगा। और गौरतलब है कि यह शराब बिहार राज्य में भेजी जा रही थी और पुलिस ने सबूत मपतों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां जिले की नगर परिषद बलदेवगढ़ में नाली निर्माण के दौरान दीवार के गिरने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई और 4 व्यक्तियों की मलबे के अंदर दबे होने की आशंका है। हादसा होते ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया गया। साथ ही पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि मलबे में अन्य मजदूर तो नहीं दबे हैं। दरअसल रिलायंस जियो की लाइन चेक करने आए 5 व्यक्ति अंदर घुसे हुए थे, जिनमें से 2 युवकों की मौत हो गई। तो वहीं बाहर निकले मजदूर द्वारा यह बताया गया कि लगभग 30 मजदूर कार्य कर रहे थे और अचानक नाली निर्माण करते समय दीवार गिर गई। मरने वाले युवक जतारा के निवासी हैं और रिलायंस में टेक्नीशियन का कार्य करते हैं। गौरतलब है कि ठेकेदार राजकुमार खरे द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, तो वही जेसीबी चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। खबर कर्नाटक के चिक्कोड़ी से है, जहां चिक्कोड़ी जिले की मांग को लेकर जिला संघर्ष समिति के द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। तो वही प्रदर्शन और सत्याग्रह कर रहे जिला संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को तहसीलदार के माध्यम से आवेदन देकर जिला बनाने की घोषणा करने की यहां पर मांग है। और ऐसे में ये भी आपको बता दें कि शहर के पर्यटन केंद्र से निकला विरोध जुलूस तक देर के लिए बसवेश्वर सर्कल पर रुका और नारेबाजी करते हुए मिनी विधानसौध की ओर बढ़ा। कर्नाटक से बात कर रहे हैं, कर्नाटक से बेलगाम डिस्ट्रिक्ट चिक्कोड़ी तालुका से। चिक्कोड़ी जिला के लिए बहुत दिन से हम लड़ रहे हैं, धरना कर रहे हैं। यहाँ के लोग संसद और शासक हमारा बात नहीं सुन रहे हैं। इधर जिला करने के लिए बहुत दिन से धरना कर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।